देखो साथियों, हमें तो पेंशन मिल रही है, बहुत कुछ मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमारे खाते बंद हो गए, फ्रीज हो गए। और हम एमएसपी के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बड़े बड़े वकील कर रहे हैं, बड़े बड़े हमारे संगठन लिख रहे हैं, लेकिन ताज़ा जो निकल के आ रही है अग्निवीर के हमारे बच्चों के लिए। अब अभी का जो मैटर है, राजस्थान के पहले अग्निवीर शहीद जितेंद्र सिंह तंवर नवलपुर को विनम्र श्रद्धांजलि, माँ भगवती ने अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। न शहीद का दर्जा मिलेगा, न इस परिवार को कोई सैनिक का लाभ मिलेगा, न कोई पेंशन होगी, न कोई मेडिकल फ्री होगा। 21 साल की विधवा वीरांगना पूरा जीवन कैसे निकालेगी? और इसके 6 महीने का बेटा है, 18 महीने पहले शादी हुई थी। बस यही लड़ाई है मोदी जी से, सभी इस पर चिंतन करें। आज मैं इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि भाइयों, ये अग्निवीर का मुद्दा अभी जो हमारा एजिटेशन आगे चलने वाला है, जो हमारा जंतर मंतर पे अगर कोई संगठन आगे बढ़ता है, चलता है, तो भैया पेंशनें तो आगे बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हमारे बच्चों ने पेट के खातिर समझौता जो करके चले गए, क्योंकि सिविल में नौकरियां नहीं है, सरकार में नौकरियां नहीं है, और इन नौकरियां नहीं होने की वजह से जो मिल रहा है बस उसी में भाग रहे हैं। क्योंकि पेट रोटी मांगता है, वक्त पे वो नहीं देते हैं तो फिर आपको जानते हो क्या होता है। तो इसलिए इस बंदे के साथ जो हुआ है, वैसे पता नहीं कितने बंदों के साथ होगा। चाहे सरकार कैसी भी आए, कश्मीर में आतंकवाद नहीं रुका है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नहीं रुका है, मणिपुर में नहीं रुका है, आसाम में नहीं रुका है। तो जहाँ भी नक्सल प्रभावित है, जो भी है, ये सारे हमारे डिफेंस के बंदे हैं जो अब अग्निवीर होकर चलित हो गए। लेकिन वो क्या हो रहा है इनके साथ में? अब एक परमानेंट सिपाही है, सोल्जर है परमानेंट, वो 45,000 के आसपास में अपना वो ले रहा है, और इनको 30,000 में से कट पिट के 21,000 रुपये मिलते हैं। 21,000 में ये भी उसी सोल्जर की तरह ड्यूटी कर रहा है जैसे वो सोल्जर ड्यूटी कर रहा है। तो अन्याय इसके नौकरी में भी है। तो इस मुद्दे को हमने अपने अगले उसमें लेना है। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी को विनती है। जय हिंद, जय भारत। साथियों जय हिंद। ये 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन है, पे स्ट्रक्चर ऑफ नॉन कम्बिडेंट enrolled. The commission recommend MSP यानी मिलिट्री सर्विस फॉर नॉन कम्बिडेंट enrolled at the rate of 70%, 70% of combatant. According, the Commission recommended in enhance of MSP for non-combatant enrolled in the Air Force from the existing rate of Rs 1000 पर मंथ, जो कि 6th पे कमीशन में था, टू Rs 3,600 यानी कि 3,600 पर मंथ, जिसमें जो पे कमीशन का पैरा 6.2.100 एंड 6.2.101 इसमें रिकमेंडेशन दिया है, और गवर्नमेंट ने आगे आपने देख रहे हो एक्सेप्ट किया है। अब जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं एमएसपी की, जो कमिटेंट के लिए, एमएसपी तो एयरफोर्स के सिविलियंस को भी मिल रही है 3,600 रुपये, ठीक है ना। और बाकी जो एयरफोर्स वालों को मिल रही है, तो अभी जो ऑर्डिनेंस के हैं या बाकी के हैं, जो ये सिविलियंस है, नॉन कमिटेंट है, इनको भी मिलनी चाहिए। कल को ये भी खड़े होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको हल्के में लिया जा सके, जिसको सुप्रीम कोर्ट एक मतलब चुटकियों में ऑर्डर देते, नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सोचने से पहले 1000 बार आप चाहे लड़ते रहिए, 1000 बार सोचिएगा कि इसके ऊपर डिसीजन क्या दिया जाए। अभी तक तो आपको एमएनएस का था सिर्फ, लेकिन बहुत कम लोगों को ये ज्ञान है कि भी एमएसपी एयरफोर्स के जो नॉन कम्बिडेंट है उनको भी ऑथराइज है। और इस तरह से ये बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसके ऊपर डिसीजन वो मेकिंग करे। तो कैसे करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेक्टर
ओम प्रकाश जैसलमेर से। मेरा आज का ये वीडियो या मंथन माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को कचोटती है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप समर्थ करते हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए और हमारी आवाज़ आगे तक भी पहुँचे। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले हमारा एक भाई अलवर का कंवर अग्निवीर शहीद हुआ और मतलब कि अब उसको कुछ मिलने वाला नहीं, अस्थि मिट गई, देश पे कुर्बान हो गया। जो एक रेगुलर सैनिक, जेसीओ अधिकारी जो शहादत देता वही शहादत उसने दी, बस बदकिस्मती से जो जिस ग्रुप में आता था वो ग्रुप था अग्निवीर। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ दोस्तों। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मोदी जी, इस देश को, देश के युवाओं को बर्बाद होने से बचा लीजिए और सेना को विशेष तौर से जो आप भाड़े की बनाना चाहते हो, इसके लिए भी आप अपना यह हट छोड़ दीजिए। सेना को भाड़े की मत बनाइए, मजदूरों की मत बनाइए। ये जैसे हम पिट्ठू किराए पे करते हैं, ठीक है ना, या पोटर किराए पे करते हैं, ऐसे सैनिक किराए पे मत कीजिए। क्योंकि आप मानोगे तो नहीं किसी की, जब आपने आज तक किसी की नहीं मानी तो मेरी क्या मानोगे। लेकिन आपको ये देश फिर बाद में कितनी अच्छी, मतलब क्योंकि आपसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर आज तक इस देश में न कभी हुआ है, न आगे कभी होगा। ये तो भारत की जनता मतलब तय कर चुकी है। आज का ओपिनियन पोल ये बताता है कि मोदी जी से पहले ऐसा अच्छा प्रधानमंत्री न कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। ये देश का ओपिनियन है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मैं तो कहता हूँ पहले भी अच्छे हुए थे, आप भी अच्छे हो और आगे आने वाले भी बहुत अच्छे होंगे। अब इस 6 साल के बच्चे का क्या कसूर है कि इसकी माँ को पेंशन नहीं मिलेगा, इसको शादी किए हुए 2 साल हुआ है। आपने विदेशों से अकल ली या विदेशों में गए, आप घूमे फिरे, तब आपको अग्निवीर याद है, लेकिन आपने वहाँ की पॉलिसियाँ नहीं देखी। यूरोपीय कंट्री है, अमेरिका है, चाइना है, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर एक संविधान के अंदर एक सेक्शन बनाया हुआ है सभी के लिए कि भी जिसको भी गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, किसी भी देश के नागरिक को वयस्क होते ही सबसे पहले उसको अपने देश के प्रति डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी होगी। डिफेंस की ट्रेनिंग का मतलब है किसी देश ने 2 साल रखा है, किसी ने 3 साल रखा है, किसी ने 4 साल रखा है। उसमें टर्म्स कंडीशन भी यही है कि लड़के भी जाएंगे, लड़कियां भी जाएंगी। यानी कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का लड़का है या राष्ट्रपति का लड़का है, चाहे उद्योगपति का है, चाहे किसी का भी है, चाहे गरीब का है, किसी का भी है, लेकिन जब तक वो देश के सेना के साथ में 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग नहीं कर लेता है, तब तक उसको उस सर्टिफिकेट के बगैर कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली उनको जाना ही पड़ेगा और वो ट्रेंड होके आते हैं। उसका जो हमने नमूना देखा है वो अभी इजराइल में देखा है। क्योंकि इजराइल का कोई भी बंदा जो नौकरी में था वो पहले ऑलरेडी 3 साल सेना में जाके आया था, तो उसने फटाक से हथियार उठा लिया। ठीक है ना। ऐसा ही बाकी कंट्रियों में जब जो भी युद्ध चल रहे हैं वहाँ यही चीज़ हो रही है, क्योंकि ये चीज़ बेनिफिशियरी है। अब उसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि उनको खाना पीना रहना भत्ता सब मिलता है और साथ में एक वेजेज भी मिलता है मंथली, जिससे कि वो अपना आगे जब नौकरी लगेगा जो भी है तो उसका आगे का, यानी कि उस सर्टिफिकेट के बगैर आगे नौकरी नहीं है। तो आप भी अपने देश में कीजिए ना, ताकि आपके जो ये सफ़ेद पोश है इनके बच्चे भी आए सेना के अंदर, देखें तो सही कम से कम क्या होता है क्या नहीं। फिर ये बाद में जब नेता भी बनेंगे ना, तो भी कम से कम उनको वो 3 साल की 2 साल की सेना की ज़िंदगी याद रहेगी और वो अच्छा काम करेंगे। तो नकल में अकल लगाइए साहब, नकल वैसे मत कीजिए कि उस नकल को तोड़ मोड़ करके देश को ऊपर थोप कर देश को कमज़ोर कर दिया जाए। मैं यही कहूँगा, मुझे माफ़ करना, क्योंकि अभी पिछले पंजाब में भी एक सैनिक शहादत को हुआ है, कुछ नहीं मिला, किसी को बोला नहीं इसने तो सुसाइड कर लिया। यानी कि आप अंदर सेना जो भी करती है वो सबको पता है। अब
साहब ऐसा है कि इस देश का युवा विशेष तौर से अब उसका नाक से पानी ऊपर पहुंच गया है। युवा, ठीक है ना, बेरोजगारी, ये जो कुछ भी है साहब, 10 साल में जितना आपने अच्छा काम किया है, और बस विश्व के अंदर हम ही हैं, विश्व में हम ही हैं। देश की तीसरी हमारी इकोनॉमी की बन गई है। अभी ये हमारी इकोनॉमी आज आज आपकी 2 फरवरी 24 की जो आपकी संसद पटल की रिपोर्ट है, जिसके अंदर अगला अनुमानित लगा के आपका सकल घरेलू उत्पाद का 33% तो आपने ब्याज में देना है विदेशों को। तो फिर आपकी पूंजी क्या है, और वो पूंजी वापस कैसे जाएगी? अब आप क्या कर रहे हो हमें तो नहीं पता, लेकिन हम जो आप कर रहे हो, आप ही की वो रिपोर्ट लेके हम आपके सामने, ये देश के सामने ये तथ्य रख रहे हैं। हमारे लोगों को पता नहीं है। लोग, भारत आज भी ग्रामीण अंचल में रहता है, 75% आज भी ग्रामीणों का देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। ये 2-4-5% या हम में से कोई 10-15-20% चले आए शहरों के अंदर घूमते हुए, तो अभी गुमराह होकर हम घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ पहले तो इस पे ध्यान दें। दूसरा, अभी हमारे सेना का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है 8 साल से, हमारे लोग ही उसको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो जो था उसने आपने अपना कर दिया, ठीक है ना। बाहर से आप, तो आपने क्या बाहर से देखा यूरोपीय देशों के अंदर एमएसपी कैसे लागू हो रखी है? अमेरिका में एमएसपी कैसे है, कैसे चाइना में, पहले वहाँ की जो इसको जो लगा रखा है कि एमएसपी वहाँ कैसे लागू की गई है, आपने यहाँ कैसे लागू की है? तो यहाँ पर भी आप पहले ही मार खा गए कि इसको लागू करने के अंदर ही इसके अंदर 50 विसंगतियाँ हैं। अब अगर वो लागू हो गई तो अब हमारे लोग उठे हैं आंदोलन के लिए। आंदोलन पे जब वो सरकार के पास जाते हैं तो बोले भाई आपका तो केस चल रहा है। यहाँ पर मैं वैसे वैचारिक तौर पे मैं कपिल सैलानी जो आंदोलनकर्ता है साहब की तरफ से उनके साथ में उनके विचारों में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन उसका एक पॉइंट में समर्थ हूँ कि भाई जैसे एमएसपी का 3 कोर्टों में केस चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, चंडीगढ़ में हम हार चुके हैं। अब यहाँ पर एज ए लॉयर मैं भी यही कहता हूँ, जितने लॉयर उसमें कर रहे हैं, आपको सबको पता नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात है, कोई भी हाई कोर्ट अगर इसका जजमेंट भी देगा, इस जजमेंट को भी सरकार अपोज कर सकती है, ठीक है ना। जब चंडीगढ़ में हम इस केस को हार चुके हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। हम हाई कोर्ट में क्यों गए, वो तो जाने वाले जाने। अच्छा, हाई कोर्ट में चले भी गए तो आपको पता है 8 साल हो गए हाई कोर्ट के अंदर, आगे कितने साल होगा ये पता नहीं है। फिर अगर हाई कोर्ट आपके पक्ष में कोई जजमेंट देता भी है तो सरकार के पास में अपोज करने का अभी तक हाई कोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का है। तो कहने का मतलब है कि जिस उलझन में जो चारपाई हम बुनते हैं ना, तो उसमें ऐसा जब कभी उलझ जाता है तो पूरी चारपाई को वापस उधेड़नी पड़ती है, फिर बुननी पड़ती है। तो उसको उधेड़ते रहो, बुनते रहो, लेकिन वो चारपाई कभी बुनी नहीं जाती है। तब तक वो जो नवार होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे ही इस केस का होना है। अब इसमें कोई फैक्ट नहीं जानता है। अब सपोज करो एमएसपी को लोग भत्ता मानते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को जब एनालाइज किया गया भत्तों के साथ में, तो बाकी भत्तों को छोड़ के इस भत्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन क्या निकाली है, दिस इज़ द पे ऑफ मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, जो मिलिट्री में सर्विस करता है उसकी पेमेंट है ये। अब यहाँ पर हम बोल देते हैं कि भाई एमएनएस तो कम्युनिट नहीं है, उसको कैसे मिल रही है, बट वो मिलिट्री में नौकरी कर रही है ना, मिलिट्री में सर्विस कर रही है ना, वो एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पे है, उसके हिसाब से मिल रही है। वो जोखिम भत्ता नहीं है। जोखिम भत्ते से एमएसपी को बाहर ही किया हुआ है। तो जब जोखिम भत्ते से वो बाहर है, वो पेमेंट है, तो पेमेंट का पे स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसा आपका अधिकारियों का है, जेसीओ का, जवान का है। अब इसमें मैं एक क्लिप और डालूंगा कि जो एयरफोर्स के हमारे जो सिविलियंस है उनको भी 6th पे कमीशन में 1000 जब भी लागू हुआ तब लागू की गई थी, और अभी 7th पे कमीशन में उसको 7000 है। अब कुल मिला के सही बताया कि ऐसी तैसी होनी है 8th पे कमीशन में। अधिकारी को तो अपना अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जवान उसके अंदर फिर मारे जाएंगे। भाई जिस हम बोलते हैं ना
कि टैंकी में पानी होगा तभी तो टूटी में आएगा ना। जब सर टैंकी में पानी नहीं तो टूटी में कहाँ से आएगा। एक आदमी ने अपने घर की कोठी बनाई, ठीक है ना, उसके पास थे 20 लाख, 1 करोड़ की कोठी बनाई, अब 80 लाख उसने उधार ले लिए। अब उसने अपने बच्चों को सुपुर्द कर दिया। अब सुपुर्द कर दिया तो अब उनके बच्चे पहले तो 80 लाख का ब्याज भरेंगे ना, पूंजी कब भरी जाएगी ये पता नहीं है, लेकिन बाप ने तो नाम कर दिया ना कि मैंने तो 1 करोड़ की कोठी बना के दी भाई इसको। लेकिन उसकी अपनी पूंजी कितनी थी, 20 लाख, 80 लाख ले ली बाहर से। तो अभी मार्केट में उनके बच्चों को जब तक वो भी जिएंगे तब तक उनको भी ब्याज ही भरना पड़ेगा। तो साहब अब जब एयरफोर्स के सिविलियनों को भी एमएसपी ऑथराइज है, इसका क्या जवाब दोगे। जो नॉन कम्बिनेंट सिविलियन है उसके ऊपर क्या कहोगे आप। मैंने 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट का एक्शन जो एक्सेप्ट किया हुआ वो चैप्टर्स में लगाया है, जो आप देखिए। अच्छा, अभी हमारे माननीय बोल रहे हैं मीडिया बहुत मतलब वो दबाव में आके काम कर रहा है। ये कल परसों एक बहुत अच्छी रील चल रही है और पूरी वायरल हो रही है, और प्रधानमंत्री जी आगे 3 बैठे हुए पत्रकारों को बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। एक देश के पीएम को ये नहीं पता है कि भाई मेरा देश का मीडिया दबाव में क्यों है भाई। एक देश के पीएम को ये पता नहीं है कि मेरे देश का ये जो मीडिया दबाव में क्यों है, और है तो मैं इसको कैसे निकालूं। साहब ऐसा है ना, घर की जूती घर का ही सर, ऐसा मत करो। आप कम से कम विशेष तौर से मेरा हाथ जोड़ के इतना ही है कि देखो साहब, आप जैसा प्रधानमंत्री आगे पैदा ही नहीं होगा तो होगा कहाँ से। जब कोई दूसरा सेम मोदी टू मोदी पैदा होगा तभी तो वैसा बनेगा ना। जब पैदा ही नहीं होगा तो फिर आप जैसा प्रधानमंत्री हमें मिलेगा कहाँ से। और क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी कि आज देश का किसान कहाँ है, युवा कहाँ है, मजदूर कहाँ है, ठीक है ना, सैनिक कहाँ है, ठीक है ना। जहाँ से कटौती करनी है सेना की कर लो, बस पेंशन करनी सेना की कर लो, कपड़े करनी कच्छा बनियान तौल सेना का बंद कर दो, जो करना सेना का पहले बंद कर दो, ठीक है ना। आज अभी 10 साल के अंदर कम से कम 15 बार सीएसडी की जो अपना आइटम रेट्स जो कुछ भी है, जो इन्वेंट्री है, 10 बार रिवाइज हो चुकी है। कभी 12 साबुन कर दी, कभी 6 साबुन कर दी, कभी 3 साबुन कर दी, ठीक है ना। सीएसडी में जाने का भी दिल नहीं करता है। अच्छा है ऑनलाइन मंगा ले, उसी रेट में मिल जाएगी। सीएसडी का भी क्या हाल कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि जहाँ जो मर्जी है, कभी भी माननीय आपने अपने देश की जनता को अपनी मन की बात सुनाई है, लेकिन ये आज एक सैनिक बोल रहा है छाती ठोक के कि आपने देश की बात कभी नहीं सुनी है। आपको एक ही पता है कि जो मेरा ये फूल का निशान है, इस निशान पे देश झक मार के वोट देगा, और नहीं देगा तो जिंदाबाद। मैं नहीं कहता कि मशीनों में क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन मुझे इतना बात ज़रूर है कि अगर एक इतना अच्छा प्रधानमंत्री, अगर देश पूरा बोल रहा है कि हमारा बैलेट से होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए, तो वो चाहता तो देश की खुशी के लिए बैलेट से करवा देता, क्योंकि उनको क्या परवाह है, देश उसके साथ में है, फिर क्या जरूरत थी इस मशीन की। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं कोई न कोई तो झोलमेल तो है ही है, चाहे कोई माने न माने, लेकिन वो तो है ही है। तो आप कृपया सबसे पहले इन अग्निवीरों के बारे में, इनके आश्रितों के बारे में, इनके बच्चों के बारे में देखो। 1 से गिनती शुरू होती है और 1 से ही अरबों खरबों पहुंचती है। जब 1 नहीं होता तो आगे की गिनती नहीं होती है। आज अग्निवीर होने के बाद में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों से हमें सबक मिल चुका है कि अभी मैंने बोलन कि इस शहीद का क्या होगा। मतलब कहा नहीं जा सकता कि उस 6 महीने के बच्चे को देखने के बाद में कि अंदर की आत्मा रो रही है कि आपको दुआ मिलेगी या बददुआ मिलेगी। वो औरत क्या देगी आपको, उसके माँ बाप क्या देंगे आपको। कितनी बड़ी दुआएं देंगे मोदी जी आपको, बहुत बड़ी बड़ी दुआएं देंगे। फिर सेना में जहाँ पर ये गए हैं तो वहाँ उनको पता है कि यार 4 साल में वापस घर जाना है, और मेरे साथ का सिपाही 45,000 ले रहा, मैं जो 20,000 ले रहा हूँ, 21,000 ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्यों मैं वैसा करूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपने कंट्रोवर्सी और पैदा कर दी है, सेना के ढांचे को पूरे को उथल पुथल कर दिया है।
ठीक है ना। बाकी हमारे साथियों से अनुरोध करता हूँ कि भाई इस एमएसपी के पीछे जो आप पड़े हो, ठीक है ना, इस देश के अंदर जो आप मांग कर रहे हो उस मांग के हिसाब से इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये लागू ही गलत हुई है। सिर्फ एक रैंक को फायदा देने के चक्कर में इतना हाइक पे लेके चले गए, अब डाउन कर नहीं सकते। और आप उस हाइक पे जब लेके जाते हैं तो इस देश का, मैं क्या बोल रहा हूँ, 33% तो ब्याज में चला जाता है। और फिर अगर ये सब दे देते हैं तो पीछे ठन गोपाल कुछ बचता ही नहीं है। क्या कर लेगा कोर्ट, क्या कर लेगा सरकार? होगा तो देगा ना। मेरे घर आप आओगे 10 रुपए के लिए, मेरे पास में 15 रुपए है तो मैं 5 रख के 10 आपको दे सकता हूँ। जब मेरे पास में खुद के ही 5 रुपए है, आपकी रिक्वायरमेंट 10 रुपए की है, तो मैं दूंगा कहाँ से? तो सभी साथियों से यही है कि देखो, हाँ, अगर आगे बढ़ना है तो कम से कम आप सरकार के पास में, जो हम बोलते हैं भाई विधवा पेंशन जिस हिसाब से मिलनी चाहिए, विकलांगता है, जो अपना प्रीमेचर है, कितने से बच्चे हैं, जो हमारी जो हमारी जो फेस कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड के अंदर, हमारे बुजुर्ग फेस कर रहे हैं, माताएं बहनें, इन चीज़ों को हम ढक देते हैं एक छोटे से, अभी एमएसपी के नीचे सब कुछ ढका हुआ है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट क्या करेगा, एमएसपी को एक लेवल पे ले आएगा कि नो ऑफिसर, नो जेसीओ, नो सिविलियन, नो ऑफिसर, नो जेसीओ, नो जवान, नो सिविलियन, ये एमएसपी का एक दर रहेगा। अब वो दर सरकार कुछ भी फिक्स कर ले, इस पर छोड़ देगा कोर्ट। फिर सरकार क्या फिक्स करती है वो सरकार के ऊपर फिर डिपेंड है। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है ना, कि आखिर यही होने वाला है। लेकिन तब तक हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। आप बोल रहे ना आने वाले आपके माला पे फूल चढ़ाएंगे, खूब चढ़ाएंगे फूल। आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, फूल तो चढ़ाना ही है, फूल तो चढ़ाएंगे ही, कि फूल वाला ही काम किया है। इधर सीधे जाते हैं तो सरकार बोल देती कि तुम्हारा तो कोर्ट में काम चल रहा है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और वहाँ कोर्ट में जब आता है तो कोर्ट, वहाँ पे सबसे सुप्रीम कोर्ट का सीजे चंद्रचूड़ साहब कह देता कि पॉलिसी मैटर में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हेलो, मर गए। जब हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो फिर पिछले 8 साल से फिर हम क्यों खामोखाम इसमें लाइन में लगे हुए थे भाई? करने वाले क्या ये जानते नहीं है कि पहले के इतने मतलब लीडिंग केस पड़े हुए हैं, जो मेरे अच्छे सीनियर लॉयर है, क्या आप लोग क्या उसकी स्टडी नहीं करते हो क्या? चंडीगढ़ के केस की किसी ने स्टडी की है कि चंडीगढ़ के केस को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया? उस केस को क्यों मतलब इस तरह से नहीं लिया गया कि भी वाकई ये सैनिकों के लिए जरूरी है? वो केस क्यों कोलैप्स हुआ? अरे कम से कम उसकी अच्छी स्टडी तो कर लेते ना, तो आप आगे का कदम भी सही उठाते हैं, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं, बस सीधी बात है, कौन सा मेरा पैसा जा रहा है यार? मेरे को लोग पैसा दे रहे हैं 15,00,000 दिलाने के लिए। अगर मैं खड़ा हूँगा मैं दिलाऊंगा, लोग हमारे बहुत है दे रहे हैं, हम वकीलों को आगे देते हैं। वकीलों को क्या है भाई? वकील एक ऐसा ना, मैं फिर नहीं बोलना चाहता लेकिन मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान वही जो 3 कोटों से बच के रहे, ठीक है ना। और वो तीन कोट कौन से हैं? एक काला कोट वकील का, जो बच के रहा उसकी ज़िंदगी ठीक रहेगी। दूसरा कोट डॉक्टर का सफ़ेद, उस डॉक्टर से बच के रहा तो भी वो भगवान की दया से अच्छी ज़िंदगी गुजार लेगा। और तीसरा कोट पेटी कोट, यानी कि ये बदजलनी पेटी कोट, यानी कि अगर कोई पेटी कोट में घुस गया या ऐसी गरीब हरकतें शुरू कर दी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो इन 3 कोटों से जो आदमी बच गया वो एक सभ्य नागरिक है, सभ्यता के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा, भूखा नहीं मरेगा वो। अगर इन तीनों में फंस गया तो वो खुद अपनी संपत्ति तक को उजाड़ देगा, अपने आने वाली पीढ़ी की संपत्ति को लगा देगा, क्योंकि अहम में वो केस लड़ता जाएगा, मुझे हारूंगा नहीं। वकील कभी आपको बोलेगा नहीं कि तुम जीतोगे नहीं। हारने के बाद ही वो आपको कोर्ट ऑर्डर देगा, भाई कोर्ट ने नहीं माना, ये पकड़ और अपने घर जा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जो भी काम करें सोच समझ के करें। चाहे वो सैनिक मेरे भाई है जो ये आगे लीड कर रहे हैं इन केसों को, या जो कुछ भी है, जो आंदोलन को, जो कुछ भी है, हर चीज़ सोच समझ के करें, आंख बंद करके ना करें प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।